जय हिंद। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक वीडियो हमने डाल दिया था और ये दूसरा वीडियो है चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का। तो कल हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने बताया था भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन में हमने आपको क्या क्या बताया था कि जब भी हम स्टडी के मामले में आते हैं तो वहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट दिखते हैं, जिसमें कि आपको बताया साइंस में कई पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और भी कई सारे साइंस होते हैं। फिर लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश जो भी होते हैं, ठीक है। तो ये बताया था। उसमें से एक सब्जेक्ट आता था हमारा मैथ, और मैथ्स में कई सारे मतलब पार्ट आते हैं, मतलब चैप्टर आता है या यूनिट आता है, ये कह लीजिए। तो रेशो, परसेंटेज और रेशो, परसेंटेज, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कई सारे आते हैं। तो उनमें से कोई दो पार्ट मतलब कुछ लिखा हूँ। इससे पहले डिटेल वीडियो हमने कल बताया था। फिर उसके बाद उसी में से एक चैप्टर आता है आपका क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी कई पार्ट आते हैं, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, एचसीएफ, एलसीएम बताया था। और उसके बाद बताया था क्या, एपी, जीपी, ये सारे सीरीज के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि नंबर सिस्टम के अंदर जो ना एक चैप्टर है जिसका क्या नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसी से हम डील कर रहे थे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बताया था आपको सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो इरेशनल नंबर और एक रियल नंबर, सॉरी इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। फिर रियल नंबर को थोड़ा सा दो भागों में, एक था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने आपको कल बताया था कि रैशनल नंबर को क्यू से दर्शाते हैं। क्यू दर्शाते हैं, क्यू का मतलब था कोशिएंट होता है हमारा भागफल, इसलिए हम इसको क्यू से दर्शाते हैं। फिर जेड यानी इंटीजर बताया था। इंटीजर को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक नेगेटिव है, दूसरा क्या है हमारा होल नंबर को फिर हमने दो भागों में बांटा, जो कि एक हमारा 0 है, दूसरा है नेचुरल नंबर, ठीक है। इसकी पूरी डिटेल वीडियो हमने आपको कल बताई थी, नहीं देखें तो आप पहले वो वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे आइएगा। थोड़ा सा और आप बढ़ते हैं। ये था हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने बताया था इंटीजर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी, जो कि आप प्रीवियस क्लास में काफ़ी पहले पढ़ रखे हैं, बट फिर भी वो रिवाइज करा रहे हैं। क्या बताया था कि एक के बाद जितनी होती है उसे नेचुरल नंबर यानी एन से डिनोट करते हैं, प्राकृतिक संख्या हिंदी में। उसके बाद एक ये उसमें 0 को भी ऐड कर देते हैं, वहाँ से जो आगे बढ़ती है तो उसे होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। और नीचे की बात की जाए तो 0 की इधर वाली संख्या यानी 1 से जो बढ़ती संख्या होती है उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और एक ये -1 से शुरू होती है वो हमारा नेगेटिव नंबर होता है। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। बताया था आगे। तीसरा पॉइंट बताया था परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक होता है और Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। फिर आपको बताया था नंबर ग्राफ, मतलब नंबर का डायग्राम बना के बताया था। उसमें क्या था कि कॉम्प्लेक्स नंबर नेचुरल नंबर के अंदर यदि हम 0 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो उसमें नेगेटिव नंबर भी ऐड करते थे तो वो बन जाता है इंटीजर, जिसे कि जेड से दर्शाते हैं। अच्छा, जेड क्यों? जैलिन एक शब्द है जर्मन का, और वहाँ से लिया गया, जिसका अर्थ होता है गिनना, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इस ग्रुप में यदि PQ वाले नंबर को ऐड कर दिया जाए तो उस समूह का नाम होता है क्या, रैशनल नंबर। आइए इस रैशनल नंबर वाले समूह में यदि रूट वाले नंबर्स को भी जोड़ दिया जाए तो बन जाता है इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, और इस पूरे के समूह को कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। और एक अलग ग्रुप था जिसका नाम है ये इमेजिनरी नंबर, ठीक है। और इन दोनों को मिला दिया जाए, मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला दिया जाए तो एक नया समूह बनता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। दुनिया में जितनी भी नंबर पढ़ेगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद कोई नंबर पॉसिबल नहीं है, बल्कि रियल के बाद भी कोई पॉसिबल नहीं होता। बट 11th में आपको पढ़ाएंगे कि क्या नाम, इमेजिनरी नंबर भी पॉसिबल होता है। उसके कुछ हम वो देखेंगे कि एग्जांपल्स कैसे बने और क्यों बना, उसके कारण को भी हम समझेंगे आज क्लास में। आगे चलते हैं कि अगला पॉइंट जो बताया था, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से यानी कि अनेकों संख्याएं होती है। कोई भी दो परिमेय संख्या को पढ़िए, उनके बीच जूम करके देखें तो कई सारी परिमेय संख्या आपको दिख जाएगी, जैसा कि हमने कल देखा था। इसको निकालने के आपको दो तरीके बताए थे।
जब पूछा जाए कम यानी कम नंबर है, जैसे बोलते हैं कि 5 और 6 के बीच दो परिमेय संख्या निकाल गए, तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको ऐड कीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए और उसको 2 से भाग कर दीजिए, उसके एग्जैक्ट बीच में आपको एक परिमेय संख्या मिल जाएगी। फिर आप किसी भी दो को पकड़िए, जैसे 5, 6, इन दोनों को ऐड कीजिएगा और उसको 2 से भाग कर दीजिएगा, यानी 11/2। ये एग्जैक्ट बीच में एक संख्या आ गई। इसके बीच में कोई संख्या चाहिए, मतलब और ज़्यादा बोले तो इसके बीच में एक संख्या निकाल दे दीजिए, और ज़्यादा बोले इन सब दोनों के बीच में निकाल दिए। मतलब कम से कम 3 संख्या तक आप इसमें निकाल सकते हैं। ज़्यादा डिमांड करता है कि 7 संख्या, 6 संख्या, 5 संख्या, तो आप इसका यूज़ कीजिएगा। इसका यूज़ कैसे करना है, जैसे बोल दें कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 में से एक ऐड करना है, कितना हो गया 6, 6 से गुना कर देना दोनों को। बहुत अच्छे से आपको कल वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। आज चलते आगे क्लास को, ठीक है। जो नहीं देखें प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में समझते हैं कि हमें क्या क्या जानना है। करें स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। लिख लिए, चले आगे चलते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्लास खत्म किया। अब समझना क्या कि एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 1.1 को हम सॉल्व करते हैं कि 1.1 में क्या है क्वेश्चन और क्या आंसर करने हैं उसके। एक्सरसाइज 1.1 हिंदी में कोई लिखना चाहे तो उससे प्रश्नावली कहते हैं, प्रश्नावली 1.1 हिंदी में, और इंग्लिश में लिखा था एक्सरसाइज 1.1। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले बोला गया कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है, यदि हाँ तो आप क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक और q बराबर 0 नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा हाँ। पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम। पहले क्वेश्चन का आंसर है कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या होती है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p q पूर्णांक है, बिल्कुल p भी पूर्णांक है। हमने बताया था पूर्णांक क्या होता है, माइनस सारी संख्या प्लस सारी संख्या और 0 को ऐड कर दिया तो वो पूर्णांक होते हैं। तो 0 और ये दोनों के दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है यानी कि z है, और ये भी पूर्णांक है। और q बराबर 0 नहीं होता, हाँ q जो है हमारा 0 से बड़ा है यानी कि 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जितना हमने शब्द बोला आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि शब्द को लिखना पॉसिबल नहीं है, टाइम टेकिंग लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला दूसरा क्वेश्चन, कितना, 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, और 4 के बीच कितना संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकालिएगा, सिंपल, आप एक काम कीजिए, जितना दे रखा उससे एक ऐड कीजिए, कितना हो गया, 7 हो गया। तो 3 यहाँ लिखिए और 4 यहाँ लिखिए, और इन दोनों के नीचे हम 1 लिख सकते हैं अपनी तरफ से। ये हमने कल आपको बताया था कि किसी संख्या के नीचे हम 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एक परिमेय संख्या के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब उसके जितना बोला गया था उससे एक अधिक करके आपको दोनों में गुणा करना है। 7 से गुना यहाँ भी और 7 से गुना यहाँ भी, सेम चीज़ यहाँ पे करना, 7 से गुना और 7 से गुना, कितना हो गया, 7 या 21/7, और यहाँ पे हो गया 28/7। अब इन दोनों की संख्या लिख दीजिए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7 27/7। अब गिन लीजिए कि 6 हुआ या नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा संख्या आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा कि 3/4 और 3/5 3/5 और 4/5 और 4/5, इसके बीच में कितनी संख्या चाहिए हमें? 5 परिमेय संख्या चाहिए। 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा गया। तो आप क्या कीजिए, अपने तरफ से एक ऐड कर दिए, कितना हो गया? 6। तो 3/5 और 4/5। अब देखिए ये दोनों ऑलरेडी नंबर हमें देखा परिमेय संख्या के रूप में, और दूसरा कंडीशन क्या देखा? दोनों का हर यानी डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर बराबर है। तो हम इस स्थिति में क्या करेंगे, आपको ना तो इसके डिनोमिनेटर से दोनों गुना करना और ना तो इसके डिनोमिनेटर से दोनों गुना करना। इस स्थिति में आपको हमने कल बताया था कि जितना देखा सेम इस वाले तरीकों को यहाँ पे रिपीट कर देना। 6 से ऊपर गुना कीजिए और 6 से नीचे गुना। सेम चीज़ यहाँ पे 6 6, तो 6 से गुना कर दिया, 6 दिया 18/6 30 और 6 चौके 24/30। लिखिए बीच की संख्या 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 और 24 तो है ही है। अब देखिए 5 संख्या हो गया, वहाँ चेक कर लेते हैं, गिन लेते हैं। 5 हुआ नहीं हुआ, देखिए 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन समझते हैं। चौथा क्वेश्चन समझने से पहले हमें नंबर फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले बनाया था। तो फटाफट आप बना लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2-3 बार दे रखा है। ऊपर ही बना लेते हैं। जैसे कि हमने बताया था नेचुरल नंबर 1 2 3, ठीक है। आइए हम 0 को इसमें और ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा? होल नंबर। और होल नंबर में यदि हम नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है हमारा? ये इंटीजर यानी कि पूर्णांक। और पूर्णांक में हमारी यदि p/q वाला संख्या ऐड कर दें, तो क्या बन जाता है हमारा? परिमेय संख्या, जिसे q से डिनोट करते हैं। और यदि इसमें हम रूट वाली संख्या को भी ऐड कर दें, तो हमारे पास बन जाता है क्या? s, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के टोटल समूह क्या कहता है? कि रैशनल नंबर। उसके बाद एक और था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, हाँ, इन दोनों के समूह को एक साथ दिखाया तो क्या नाम के उससे जाना जाता है? इन दोनों के समूह को जाना जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट को देख के हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलो आंसर करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रखा है, आपको ये बताना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है आपसे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हाँ या ना। क्वेश्चन नंबर 1 ये चौथा है। चौथे का पहला स्टेटमेंट देखा, सही या गलत में आंसर बताना, हाँ या ना। क्या लिखा है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। होती है। चलिए बताइए हाँ या ना। आपको अच्छे से समझा था। सबसे पहले ये चेक कीजिए हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। हम जा रहे हैं कहाँ? प्राकृतिक संख्या से। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है स्टेटमेंट क्या होगा, चाहे तो प्रत्येक लिखा हुआ या सभी लिखा हुआ। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ चाहे तो कुछ, ठीक है, या यहाँ पे लिखा हुआ प्रत्येक या सभी, ठीक है। तो पहले देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये जा रहा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? n, ठीक है जी, n होता है। और n से हमें कहाँ ट्रेवल करना है?
पूर्ण संख्या W, N से हमें W की ओर ट्रैवल करना है। तो N से W की ओर, देखिए ये बाहर की ओर जा रहा है या अंदर की ओर जा रहा है? और ये बाहर की ओर जा रहा है, और बाहर की ओर जा रहा है और सभी वाला है कंडीशन, तो वो कंडीशन वो हमेशा सही होगा। ठीक है, बात समझ आया? मैंने ये समझाया कि जब भी देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है क्या? N से W की ओर, N ये रहा और W ये रहा, N ये रहा और W ये रहा, ये बाहर की ओर जा रहा है। जब भी बाहर की ओर जाए और सभी वाला कंडीशन हो या प्रत्येक वाला कंडीशन हो, तो उसमें हम हमेशा स्टेटमेंट को सही कर देंगे। ठीक है, और यदि कुछ वाला कंडीशन होता तो कुछ वाला कंडीशन में, अच्छा कुछ वाला कंडीशन आएगा तो हम आपको समझा देंगे, आगे चलते हैं। प्रत्येक कुछ वाला कंडीशन नहीं है, वैसे सब में वही है। और कुछ वाला कंडीशन भी होता है और ये बाहर की ओर जाता तो भी हम सही करते हैं, लेकिन अगर यदि कुछ वाला कंडीशन होता बाहर से अंदर की ओर आता तो भी हमारा स्टेटमेंट सही होता, लेकिन इस कंडीशन में कट जाता है। 4 कंडीशन बनेंगे, समझाता हूँ 4 कंडीशन, या पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर समझा देंगे स्टेटमेंट पे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है, बताइए हाँ या ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा पूर्ण संख्या, पूर्णांक का दर्शाते हैं Z से, अब पूर्ण संख्या यानी कि W से। तो हमें Z से W की ओर बढ़ना है, Z से W की ओर। Z कहाँ हमारा लिखा हुआ? Z ही रहा, और W कहाँ? अंदर, राइट? यस और नो? Z से W की ओर, सॉरी, Z से W की ओर बढ़ना हमें। तो Z से W की ओर अंदर की ओर आ रहे हैं, और अंदर की ओर में प्रत्येक देखा यानी कि प्रत्येक यानी सभी वाली कंडीशन है। तो जब भी अंदर की ओर आ रहा हो और प्रत्येक वाली कंडीशन हो तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी। जब भी कोई बाहर की ओर जा रहा हो, कुछ लिखा हो या ये कुछ लिखे तो भी सही होगा, और सभी लिखा हो तभी तो भी सही होगा। लेकिन ये थी अंदर की ओर कोई आ रहा हो और अंदर की ओर में सभी लिखा हो तो वो स्टेटमेंट हमेशा गलत होगी। लेकिन यहीं पे इसी वाले कंडीशन को देखते हैं, अगर ये यहाँ पे लिखा हो तो कुछ, तो ये वाला सही होता, और यदि लिखा होता सभी, या प्रत्येक लिखा हो तो यहाँ पे ये कंडीशन गलत होता। ठीक है, 2 कंडीशन ध्यान रखना, जब भी अंदर की ओर आ रहा हो और यदि प्रत्येक लिखा तो गलत होगा, और कुछ लिखा हो तो सही होगा। यहाँ पे लिखा होता कुछ पूर्णांक कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो बोलना हाँ वो सही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताइए यस और नो? तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। चलिए ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, यानी कि परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या को दर्शाते हैं किससे? तो परिमेय संख्या को हमें याद है कि Q से दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिएंट आता है, इसका मतलब होता है भागफल, तो इसलिए Q से दर्शाया जाता है। अब दूसरा क्या स्टेटमेंट है? दूसरा देखा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या को दर्शाता है किससे? W से। ठीक है, तो देखिए हमें Q से चलना है और W की ओर बढ़ना है, राइट? अब देखिए Q कहाँ और W कहाँ, चेक कीजिए। Q ये रहा और W ये रहा। Q से W की ओर हमें आना है।
अब देखिए अंदर की साइड आ रहे हैं और अंदर की साइड लिखा हुआ क्या होना चाहिए, ये कुछ लिखा तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है प्रत्येक, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्नावली 1.1 या फिर एक्सरसाइज 1.1 और आई होप आपको इसमें समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज आप अपने स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर जो आपके नज़दीकी हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, वो बेहतर समझा सकते हैं। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट समस्या आज की क्लास को। और आज की क्लास में समझना है क्या हमें अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती है, किसने बनाया, क्यों बना और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, ये सब जानकारी हम लेते हैं और कुछ जानकारी आपको क्लास 10th में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अपरिमेय संख्या, आज का टॉपिक डालिए अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इसकी खोज आज से लगभग 400 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि ईसा के जन्म से 400 ईसा वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, तो कोई नहीं पूछ नहीं आ रहा, बट नोट करने वाला डाटा स्टैटिक डाटा बस लिख लीजिए, पर कहीं पूछा नहीं जाता है। तो क्या आपको लिखना है सबसे पहले, इसकी खोज 400 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, 400 ईस्वी पूर्व हुई थी। ठीक है, हाँ, इसको खोजा किसने था, इसको खोजा था क्रोटन और हिप्पॉक्स, सॉरी क्रोटन और हिप्पॉक्स ने खोजा था। क्रोटन और हिप्पॉक्स, क्रोटन और हिप्पॉक्स ने खोजा था। हालांकि थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देता हूँ आपको कि जो हिप्पॉक्स हैं इनकी जो डेथ हुई थी, इनका जो अंत हुआ था, कई किताब ये लिखती है कि इनका डेथ का कारण भी अपरिमेय संख्या थी, क्योंकि इन्होंने पहली बार स्टेटमेंट दिया था सबके सामने कि ये जो ना मतलब जो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो उस समय की होड़ की वजह से किसी कारणवश उनकी मृत्यु का रहस्यमय मृत्यु हुआ था, तो उनका कारण शायद ये कहा जाता है, ऐसा किताब लिखती है। कोई खास बात नहीं थी, बता दिया आपको। उनकी मृत्यु का कारण शायद अपरिमेय संख्या ही थी। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको पी बटा क्यू रूप में परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा क्या कहते हैं इसके, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता, या फिर कह सकते हैं ये अंडर रूट में लिखा जाता। ठीक है, ये अंडर रूट में लिखा जाता, या बोल सकते हैं P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता। सेम स्टेटमेंट को रिपीट कीजिएगा, जहाँ P Q पूर्णांक है और Q बराबर कभी 0 नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, इसको हमेशा इस साइन में दर्शाते हैं। इसे कुछ किताब करनी साइन कहते हैं, करनी चिन्ह, या इंग्लिश में कहते हैं रेडिकल साइन। या एक और नाम जाना जाता है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट साइन या वर्गमूल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, हिंदी में से वर्गमूल चिन्ह या फिर करनी चिन्ह भी, कहीं कुछ किताब करनी चिन्ह लिखते हैं, कुछ किताब
वर्गमूल कहते हैं, दोनों एक ही है, कोई बात नहीं। रेडिकल साइन या फिर स्क्वायर रूट साइन भी कहते हैं। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसके। जैसे मैं लिखूँ √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, तो क्या होगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 2 के। तो जो चीज रूट में ना आए वो अपरिमेय नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है ये परिमेय संख्या, जो चीज अपरिमेय नहीं होती वह परिमेय होता है, ठीक है। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये भी अपरिमेय संख्या। लेकिन इसको पता है आपको क्या लिखा जाता है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। 4 और 9 नहीं है। आगे और देखिएगा तो जैसे कि 16 नहीं होता, 25 भी एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है, मतलब √25, इसको √9 पढ़ा जाता है और इसको √4 पढ़ा जाता है, √7, √8, √6, √5 इसको रूट पढ़ा जाता है। आगे चलते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, मतलब साइंटिस्ट नहीं थे, मैथमेटिशियन, ठीक है, ये दोनों भी मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट बोल दिया था, सॉरी। जर्मन के 2 साइंटिस्ट हैं जो कि केंटर और डेडेकिंड नाम के साइंटिस्ट थे। कौन थे साइंटिस्ट में मैथमेटिशियन, केंटर और डेडेकिंड, ये 2 मैथमेटिशियन थे। इन्होंने कहा था कि संख्या जो अपरिमेय संख्या उसको भी संख्या रेखा पे दर्शाया जा सकता है, और इसी कारण संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट को आप लिख लीजिएगा अपने सूत्रों में। आगे क्या क्या था, इन्होंने इतना ही नहीं कहा था, इसके बाद इन्होंने प्रूफ करके बताया था। जो उस समय उन्होंने प्रूफ किया था वही चीज़ आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए वो भी बताते हैं। इन्होंने बताया था कि √2 या फिर √3 इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। हमारे काम की ये कोई सी बातें नहीं है, हमारे काम की ये बातें कि इसको प्रूफ करना है किस पे, संख्या रेखा पे। शो ऑन नंबर लाइन, शो SHO शो ऑन नंबर लाइन। यानी आज का हमारे पास काम क्या है कि इस जो अपरिमेय संख्या है इसको समझते हैं और इसको ये समझेंगे कि नंबर लाइन पर कैसे दर्शाया जा सकता है। तो चलिए इसको नंबर लाइन पे इसी पे दर्शा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि √2 को हमें दर्शाना है, तो √2 को दर्शाने के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया होगा √2 यानी कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा शो √2 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब इसको दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं। अभी काम कीजिए, आप पहले एक संख्या रेखा बना लीजिए, छोटा सा बनाइएगा, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं। बनाया, उसके बाद क्या करना है आपको, इसको ड्रॉ कर लीजिए। 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब क्या करना कि √2 रेखा, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर का वो ले लीजिए, यहाँ से यहाँ कितना होगा 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर ने 1 यूनिट। यूनिट का मतलब होता है कुछ भी हो जो कि 1 माना जाता है उसको 1 यूनिट कहा जाता है। जैसे कि हमें नहीं पता पैमाना कितना, तो हम ये कह सकते हैं ये 1 पेन है, इसकी लंबाई चौड़ाई
हमें पता ना हो तो हम कह सकते हैं वो एक यूनिट के तौर पर होता है। अब जो भी होगा वो उसी यूनिट पे होगा। जैसे कि मैंने एक हाथ से उठा के चावल दिया तो मतलब वो होता है वो 1 यूनिट चावल दिया, मतलब यूनिट का कोई वो फिक्स नहीं होता वैल्यू। तो 1 यूनिट लीजिए, उसके बाद क्या करना, 1 यूनिट का लीजिए या 1 सेंटीमीटर लीजिए, सेम लीजिए, और उसी हिसाब से 1 यूनिट इधर भी ले लीजिए। अगर यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लेते तो 1 सेंटीमीटर ऊपर लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 यूनिट 1 मीटर के रूप में मानते हैं तो 1 मीटर आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा, राइट, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे भी 1 लिया और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपको 1 लेना है, ठीक है, 1 1 हो गया। अब इसका नाम O रख दीजिए, इसका नाम O, इसका नाम A रख दीजिए, इसका नाम B रख दीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, तो इस वाले हिस्से को त्रिभुज O A B में, तो त्रिभुज O A B एक तरह का समकोण त्रिभुज है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पहले पढ़ा होगा या पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको समझाते हैं कि इससे पहले तो आपने पढ़ा भी होगा लेकिन फिर बताते हैं। इसके अनुसार क्या होता है कि जो भी लंब होता है इसे लंब कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं, और इसे आधार कहते हैं। जो हमारा ए है वो आधार, ऊंचाई वाला लंब, और जो इंक्लिनेड है जो कि तिरछा जा रहा है उसे कहते हैं कर्ण। तो इसमें क्या होता है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए ओ का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू डालिए, ओ और ए, इसकी वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर प्लस में ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू होता है ओ बी का स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर एक ही होता है प्लस में 1 ओ बी का स्क्वायर, ओ बी इक्वल टू, जब रूट यहाँ से उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 और 1 क्या हो गया 2, और रूट जब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, जब स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो वो बन जाएगा रूट में, ठीक है। तो ओ भी हमारा हो गया 2, यानी कि जो हमारा कर्ण बना वो कितना बना 2 का। ओके, ये 2 आ गया, √2 आ गया। अब √2 हमें यहाँ चाहिए था या फिर संख्या रेखा पर चाहिए था, थोड़ा सोच के बताइए। तो आप कहिएगा नहीं वो तो हमें संख्या रेखा पर चाहिए था। तो कुछ नहीं करना, आपको एक चाप लेना, यानी इंग्लिश में आर्क लेना, और उसको इतना फैला लेना यहाँ तक, यहाँ से लेके ओ से लेके बी तक फैला लेना, फिर वहाँ से एक यहाँ पर आर्क लगा देना, और जो आर्क लेने के बाद जो बिंदी आएगा वो यहाँ से लेके, यानी कि ओ पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी को हम कहेंगे √2। इस पॉइंट को मान लीजिए कि P कह दिए क्या, ठीक है। तो O से लेके P तक के बीच की दूरी को हम कहेंगे √2। हेंस, या फिर यहाँ पे लिख देंगे O डिस्टेंस बिटवीन O and P is √2। कोई दिक्कत। इसी तरह √3 को भी दर्शाया जा सकता है। √3 भी दर्शा के दिखाते हैं कि कैसे दर्शाते हैं। √3 बोल दे तो 3 नीचे आता है, चाहे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बाकी बता देंगे कि कैसे आएगा। चलिए √3 को दर्शा के देखते हैं फटाफट। √3 को दर्शाना, तो यहाँ से एक लाइन डाला, लिखो 0 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे क्या करना, माइनस 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 1 के नीचे ये रहा। यहाँ से आपको क्या करना, सेम लेना। आप इतना दिमाग में ध्यान रखिए कि आप जो हमारा कर्ण बनेगा उसकी लंबाई हमें √3 के रूप में लाना है। तो √3 के रूप में कैसे ला सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि 2 वाला बने रहने देते हैं, उसमें से एक आगे बढ़ाते हैं। 2 वाला हम वापस ड्रॉ कर लेते हैं कि यहाँ से हमने 1 यूनिट लिया था, फिर यहाँ से हमने कर्ण उठाया था,
कर्ण के बाद यहाँ से यहाँ तक लिया था, इसको हमने √2 कहा था। ये भी हमारा 1 यूनिट था, ये भी हमारा 1 यूनिट था। फिर यहाँ से हमने क्या किया था, आर्क डाला था, तो ये हो गया था हमारा क्या, √2 यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अब √3 चाहिए, तो कुछ नहीं, यहाँ पर से एक और लंब उठाइए और डाल दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 1। दूसरे पेन से देता हूँ, कर देता हूँ। मतलब √2 वाला सेम स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगा देना, जो कि 1 यूनिट का होना चाहिए, सेम यूनिट जो नीचे हमने लिया था। और उसके बाद ये हो जाएगा 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के दोनों साथ वाले भुजाओं का वर्गों का योग सामने वाले भुजा यानी कि कर्ण का बराबर होता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं, इसका नाम क्या था, O A B और इसका नाम था P। ठीक है, तो क्या करना है, O यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम मान लेते हैं D, मान लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम हम D मान लेते हैं। तो D से O की दूरी यानी OD बराबर OD का स्क्वायर होगा बराबर किसके, जहाँ पे 90 डिग्री लग रहा होता है उसके दोनों आसन्न कोण यानी कि जो एडजेसेंट साइड होता है उसके योग के बराबर, उसके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि एडजेसेंट साइड क्या लग रहा है, 1, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। BD कितना, 1 का स्क्वायर 1, और क्या है OB का स्क्वायर, OB कितना है √2, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 + 2 इक्वल टू क्या आया OD कितना आया 3, और इसको OD को सॉल्व करेंगे तो √3 बन जाएगा। यानी √3 हम इसको कह सकते हैं। अब √3 हो गया, तो √3 हमें यहाँ चाहिए था या फिर संख्या रेखा पर चाहिए था, तो आप कहिएगा संख्या रेखा पर चाहिए था। तो कुछ नहीं, एक आर्क लेना, क्या प्रकार को खोलिए इतना दूर तक OD के बराबर, उसके बाद वहाँ से आर्क लगा दीजिए। जो आर्क लगने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वही होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ से आर्क लगाते हैं एक, तो ये जो हमारा आंसर आएगा यहाँ मान लेते हैं कि ये पर ये क्या रहा होगा, Q मान लेते हैं, यहाँ पे Y मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को। ठीक है, तो जो हमारा काला वाला Y वाला पॉइंट है वो हमारा होगा √3। ठीक है, इसी तरह से √5 को दर्शा लीजिएगा, और √7 को, या कोई भी हो, आप इतना ध्यान रखिए, आपके माइंड में एक बात होना चाहिए कि हमें कर्ण को किसी भी हिसाब से वो बनाना है जो √2 में बोला गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 को बना लीजिएगा, 5 को बना के हमें बता दीजिएगा। आगे चलते हैं। एक तो हमें परिमेय संख्या को प्रूफ करना था संख्या रेखा पर। अब चलते हैं, इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 2.1 है, तो 1.2 है, तो 1.2 को देख लेते हैं और करते हैं। कर लिए, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारा 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे। पहला क्वेश्चन जस्ट स्टेटमेंट बेस है, यानी कि वही लिखा हुआ प्रत्येक संख्या कुछ होगी, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यस और नो हमें बताना है। तो आप उसको नंबर फ्लो चार्ट के मदद से बना सकते हैं, जो आपको 2-3 बार हमने करके ऑलरेडी दिखा दिया।
तो पहला क्वेश्चन को स्किप करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या रखा कि क्या सभी पूर्णांकों को क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्याओं के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। यानी कि वो क्या रखा कि जितने भी रूट वाली संख्या होती है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 स्किप कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखा कि जितना भी वर्ग हो, जैसे मान लेते हैं √2, √3, √4, √5, √6 और √7, √8, √9 जो भी होते हैं, ठीक है। बोल रखे कि जितने भी है सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। बताओ ये होती है नहीं होती है? तो हाँ, मतलब मैक्सिमम चीज़ों के होते हैं, बट कुछ के नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए √4 या फिर एग्जाम्पल के लिए √9 दे सकते हैं। ये ऐसी प्राकृतिक संख्याओं के रूट है जिनकी अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय होते हैं। इसको हम 3 लिख सकते हैं। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1 क्या हो गया? परिमेय संख्या क्या लिखते हैं? क्यू से, तो क्यू लिख देते हैं यहाँ पे। और सेम यहाँ पे ये भी क्यू संख्या होगी। ये था पहला। दूसरा देखा कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। √5 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। चलो दर्शा के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, √5 को दर्शाना है संख्या रेखा पे। तो √5 को दर्शाने के लिए क्या करना है? हमें कर्ण को कितना बनाना? 5 बनाना। तो कर्ण को 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए आप। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3। नेगेटिव संख्या की कोई जरूरत नहीं है, तो ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है। हम पॉजिटिव से ही काम है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी इसको दर्शाना है तो पॉजिटिव वाले लाइन में दर्शाएगा, नेगेटिव वाले लाइन में नहीं होता है, ठीक है। नेगेटिव वाले लाइन में आपको बताएंगे, कब बताएंगे? क्लास 11th आएंगे तब समझाएंगे कि आयोटा का मतलब क्या होता है, और वहाँ पे नेगेटिव का वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो हमें 5 बनाना है, तो हमने दिमाग लगाया, यहाँ पे से 2 यूनिट उठा देते हैं। कितना उठाना? 2 यूनिट, और ऊपर लगा देते हैं 1 यूनिट। अब यहाँ से बन गया हमारे पास एक ट्राइंगल। इसका हम अपना नामकरण कर लेते हैं। क्या क्या नामकरण करना है? इसका नाम O, इसका नाम कुछ रख दीजिए, A रख दीजिए फिलहाल, B, कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज OAB में एक बार ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी शेप का नाम लिखते हैं तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में लिखा करिए। चाहे तो ABO लिखिए या फिर BOA लिखिए, कभी BAO नहीं होगा, मतलब अच्छा नहीं होता है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म को यही फॉलो करता है कि हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में लिखा जाता है किसी भी शेप के नामकरण जब होता है। त्रिभुज AOB में OB का स्क्वायर बराबर होगा OA के स्क्वायर के प्लस में AB के स्क्वायर के। तो OB के वैल्यू कितना है? O और A का वैल्यू कितना है? 2, और AB की वैल्यू 1। देखो हमने ये दिमाग लगा रखा था कि यहाँ पे 4 बनेगा, इसका स्क्वायर 4 बनेगा और इसका स्क्वायर 1 ही रहेगा, यानी कि बन जाएगा ये 2 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, तो 5 हो जाएगा। OB स्क्वायर OB ये कितना हो गया? 4 + 1, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो गया 5, और OB होगा √5। √5 आ गया, तो OB कहाँ आया? वो ये रहा 5। तो बताइए 5 हमें यहाँ चाहिए था या फिर संख्या रेखा पे चाहिए था? संख्या रेखा पे चाहिए था। और जब भी आप इसको करिएगा एग्जाम में तो शायद 2 नंबर का तो आप इतना ही छोड़ दीजिएगा, और 3 या 4 नंबर का आएगा तो आपको हर स्टेप को लिखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके हमने 2 यूनिट लिया, 2 यूनिट के ऊपर हमने वहाँ पर से एक यूनिट ऊपर बढ़ाया पॉइंट A से। फिर पॉइंट A से बढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि O को B से मिलाया। उसके बाद ये वाला पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय।
मतलब जो भी है जितना आपने किया जैसे वैसे 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 ईमानदारी से लिख देना, कोई दिक्कत में अपना दिमाग नहीं लगाना। फिर यहाँ से हमने एक आर्क खोला और आर्क खोलने के बाद ये पॉइंट मिला, इस पॉइंट को हमने P का नाम दिया। तो O से लेके P की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज √5 डिस्टेंस O एंड P इज √5। ठीक है, ये हो गया √5। वैसे √7 को आप दर्शा कर देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। √10 को देख लीजिएगा, कुछ भी हो आप ऐसे दर्शा सकते हैं। आगे बढ़े। इतना ही था आपके ये 1.2 में। पहला क्वेश्चन हमने स्किप किया। पहला क्वेश्चन आप जरूर से कीजिएगा और याद से कमेंट कीजिएगा यदि कोई क्वेश्चन ना हो तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक पढ़ते रहिए, फिर कल देखते हैं, कल आपको और भी जो फर्दर होगा यूनिट, फर्दर यूनिट या फिर जो भी आगे का पॉइंट हुआ वो हम आपको कल की क्लास में समझा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।